साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का फिर से स्वागत। आज सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताओं का अंतिम टॉपिक आज पढ़ेंगे। उसके बाद जो अलग से टॉपिक है उनको पढ़ेंगे। साथियों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक बहुत ही समझने का ये टॉपिक है और इसमें कुछ ऐसी बातें आएगी जो आपको पूरा ये वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा कि वास्तव में यहाँ से सवाल में या प्रश्नों में कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। तो अच्छे से इसको समझ के और इसका रिवीजन करके जाना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इसमें से कोई सवाल गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। बहुत साधारण है, लेकिन हम मोटे तौर पर उसको पढ़ लेते हैं। कहीं थोड़े बहुत ना तो हम एक्ट को पढ़ते हैं, जब तक संसदीय अधिनियम को नहीं पढ़ते हैं तब तक गलतियां की संभावना रहती है। केवल हम सब चीज़ों को टीचर ने लिखवा दिया और सारी चीज़ों को संविधान में मानते हुए हम उसको याद कर लेते हैं। तो आज इसमें बहुत बड़ा रोल है। जो संसदीय अधिनियम है उसका कहीं ना कहीं ज़्यादा रोल है और संविधान का रोल कम है। दोनों को साथ मिला के पढ़ेंगे तो ये अच्छे से स्पष्ट होगा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। साथियों, वयस्क मताधिकार को अंग्रेजी में एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। फ्रेंचाइज शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्रेंच भाषा के फ्रैंक शब्द से हुई है और फ्रैंक का मतलब होता है स्वतंत्रता या स्वतंत्र, मान लो, स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्र। इस फ्रैंक शब्द से, फ्रेंच भाषा के फ्रैंक शब्द से फ्रेंचाइज शब्द की उत्पत्ति होती है और जिसका अर्थ है स्वतंत्र। मतलब मताधिकार का सीधा सा मतलब यह है कि स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना। हालांकि भारतीय संविधान में एडल्ट फ्रेंचाइज शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि एडल्ट सफरेज शब्द का उपयोग किया गया है। यह भारतीय संविधान में इस शब्द का उपयोग किया गया। अब एक सीधी सी परिभाषा देखें कि आखिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता क्या है। तो इसका एक दो लाइन में इसको हम याद कर सकते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क जो मताधिकार है उसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, आय, संपत्ति, कर या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना एक निश्चित आयु को मत देने का अधिकार प्राप्त होना है। यह इसका अर्थ है सीधा सीधा कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। बिना भेदभाव के सबको मत देने का अधिकार ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। सबको का मतलब एक निश्चित आयु को। ऐसा नहीं छोटा बच्चा कल को नाराज हो जाए कि मुझे मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दे रहे हैं, मैं भी वोट डालूंगा। तो ऐसा नहीं है। एक निश्चित आयु निर्धारित होती है उसको, बिना भेदभाव के। यदि मान लो किसी व्यक्ति को उसके किसी विशेष समुदाय से संबंधित होने के कारण कि ये तो फला समुदाय का है, उसको मतदान से वंचित कर दिया जाता है, तो क्या उचित है? समानता के अधिकार का हनन है ये। अगर किसी समुदाय विशेष का होने के कारण किसी को, या किसी जाति का है या किसी धर्म का है, और इस कारण से उसको मताधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो समानता के अधिकार का उल्लंघन है सीधा सीधा। लोकतंत्र की आत्मा या लोकतंत्र तभी सुरक्षित रह सकता है जब जनता को बिना किसी भेदभाव के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है
सार्वभौमिक शब्द लग गया। इसका मतलब है प्रत्येक वयस्क महिला और पुरुष को किसी भेदभाव के वोट डालने का, बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार। यानी कोई चाहे महिला हो या पुरुष हो, निश्चित आयु जो कि वयस्क हो, सबको वोट डालने का अधिकार है। तो फिर वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाएगा। और महिला पुरुष नहीं, यहां तो थर्ड जेंडर भी इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि उनको भी मताधिकार से वंचित नहीं कर सकते। देखो भारत में तो हम देखते हैं कि डायरेक्ट हमें सार्वभौमिक मताधिकार मिल गया हमारे संविधान में, और बाकी फ्रांस जैसे देश है, आपका अमेरिका है, इसको देखो आप, सार्वभौमिक मताधिकार कई वर्षों में विकसित हुआ है वहां पर, और इसलिए उसको वृद्धिशील मताधिकार कह दिया जाता है। यानी वहां पर एकदम नहीं, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर एक बार में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं दिया गया, कभी महिलाओं को दे दिया, कभी निश्चित कोई शर्त लगा दी इस आधार पर। और भारत के संविधान का, अगर संविधान से पहले का हम इतिहास देखें तो यही स्थिति थी। अगर भारत में हम सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का इतिहास देखें तो क्या था, आप देखो 1909 का अधिनियम है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, पढ़ना नियम अनुसार पहले चाहिए सिलेबस के अनुसार, लेकिन हम उसको बाद में पढ़ेंगे। उसमें क्या था, 1909 का जो एक्ट था, या उसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते थे, उसमें क्या था, उसमें था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पद्धति को लागू किया गया था, जिसमें भारत के विभिन्न संप्रदायों को ही एक दूसरे का विरोधी बना दिया। किसी को वोट डालने का अधिकार ज्यादा दे दिया, किसी विशेष समुदाय को वोट डालने का अधिकार कम दे दिया, किसी को एक से अधिक वोट डालने का अधिकार दे दिया। तो ये एक भेदभाव वाली पद्धति थी, जो वास्तव में बहुत गलत प्रावधान था। और आगे चल के 1919 के अधिनियम में उसको और बढ़ावा मिला, 35 में और बढ़ावा मिला। वो तो भारतीय संविधान है जिसने इस समानता की प्रणाली को अपनाया और ये भेदभाव वाला सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सबको समाप्त कर दिया। तो इसलिए हमारे संविधान में तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अंत कर दिया गया और वयस्क मताधिकार के आधार पर संयुक्त प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाया। देखो सांप्रदायिक और संयुक्त दो शब्द आ रहे हैं यहां पर, एक तो सांप्रदायिक पद्धति और एक संयुक्त। अब हमने संयुक्त को अपना रखा है और ये 1909, 19 और 35 में सांप्रदायिक था। 1909 में इसकी शुरुआत होती है और फिर इसको बढ़ावा मिलता है 1919 के अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में। सांप्रदायिक आधार पर यह था जैसे किसी संप्रदाय विशेष को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में भी वोट डालने का अधिकार दे दिया या चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया, और उनके अलग कुछ सीटें निर्धारित कर दी गई, कुछ क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए और उन सीटों पर केवल उसी संप्रदाय को वोट डालने का अधिकार दिया गया या उन्हीं के व्यक्तियों को निर्वाचित होने का अधिकार दिया गया। तो वो दो जगह चुनाव लड़ सकते थे या मत दे सकते थे। तो ये एक भेदभाव वाली स्थिति हुई। अब हमने संयुक्त प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाया है, तो इसमें एक ही व्यक्ति चुनाव, मतलब व्यक्ति एक वोट डाल सकता है, उस क्षेत्र से एक ही व्यक्ति जीत कर आएगा। हाँ, आरक्षण एक अलग चीज है, आरक्षण इसका विरोधी विचार नहीं है। आरक्षण के बारे में हमने पहले भी बताया, आरक्षण बिल्कुल अलग मामला है। आरक्षण समानता का विरोधी विचार नहीं है, बल्कि समानता स्थापित करने का विचार है, तो वो एक अलग मैटर है। अब ये देखो, आप भारत की जो इतना बड़ा आकार था, मैं तो इसको बहुत साहसिक कार्य मानता हूं। अपने जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि हमारा देश का आकार इतना बड़ा, इतनी जनसंख्या, आप देखो गरीबी, सामाजिक असमानता, निरक्षरता बड़े स्तर पर थी भारत में,
इन सब के होते हुए भी वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया भारतीय संविधान में। एक बहुत बड़ा कार्य है। आप डेवलप कंट्रीज को देख लो, उनमें भी शायद हम उसका आगे इतिहास देखेंगे, कई देशों के 2-4-5-7 देशों की चर्चा करेंगे, उनमें भी ऐसा नहीं हुआ। तो एक बहुत बड़ी बात थी कि जैसे ही संविधान लागू हुआ सबको सार्वभौमिक, सबको वयस्क मताधिकार दे दिया गया, सबको वोट डालने का अधिकार दे दिया एक निश्चित आयु के बाद। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय नागरिकों को हम देखते थे कि सार्वभौमिक वयस्क अधिकार, ये जो वयस्क मताधिकार था, इससे वंचित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को देख लो, 1935 को देख लो, आप पढ़ेंगे इनको डिटेल में। और 1919 और 35 का तो अलग से स्पेशल टॉपिक दे रखा है, इनको तो बहुत विस्तार से पढ़ेंगे हम। इनमें केवल वो ही मतदान कर सकते थे, इनमें प्रावधान था कि या तो आय जिनकी अच्छी हो, या शिक्षा उनका अच्छा पढ़ा लिखा स्तर हो, और संपत्ति उनकी अच्छी हो, ऐसे कुछ मानदंड निर्धारित कर दिए। अब ना तो किसी की आय अच्छी थी, ना कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ था, बहुत कम लोग थे, ना ही किसी के पास ऐसी कोई संपत्ति थी, गरीबी थी। तो चंद लोग ही, कुछ प्रतिशत लोग ही ऐसे थे जिनको मताधिकार मिला हुआ था। अधिकांश नागरिकों को मताधिकार नहीं मिला हुआ था। और देखो, हम ये 1950 से पहले की बात करें, भारतीय संविधान लागू हुआ 1950 में, तो जब इससे पहले की बात करें तो ये मान लो कि 13-14% लोग ही ऐसे थे जिनको मताधिकार मिला हुआ था, और उसके बाद 100% को दे दिया। जैसे संविधान लागू हुआ सबको अधिकार दे दिया मत का, सब वोट डाल सकते हैं, अनपढ़ है तो, गरीब है तो, संपत्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, टैक्स नहीं देता तो कोई बात नहीं, एक निश्चित आयु का होना चाहिए बस। ये हमारे लिए उस समय एक बहुत बड़ी बात थी। नहीं तो इस तरह की कंडीशन में मताधिकार देना ये एक साहसिक कदम था। कोई लगभग हम अन्य देशों का इतिहास देखें पुराना, तो बहुत समय लगा उनको सबको बराबरी का अधिकार देने में। तो संविधान विधेयक था इससे पहले, अगर 1950 से पहले हम देखें, 1895 की बात करें, एक मिनट, हाँ, 1895 की बात कर रहे थे अपन। आप देखो, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक संविधान विधेयक पेश किया गया था। संविधान विधेयक पेश किया गया था 1895 में, और उसमें कहा गया था, उस विधेयक में, कि प्रत्येक नागरिक को, जो वहां की लोकल विधान परिषदें हैं और जो संसद है, उनमें सदस्य चुनने के लिए एक वोट देने का अधिकार दिया जाए। उसमें ऐसा, उस विधेयक में यह प्रावधान किया गया 1895 में। अब वो बात अलग है कि अंतिम तो 1950 में ही सब कुछ हुआ है, ये सब एक प्रयास थे। उसके बाद आप नेहरू रिपोर्ट को देख लो, 1928, मोतीलाल नेहरू के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसमें सार्वभौमिक मताधिकार की मांग की गई। उसके बाद 1928 की एक और घटना है, जब साइमन कमीशन भारत आया था। उसको, साइमन कमीशन से रिलेटेड तो बाद में पढ़ेंगे अपन, लेकिन उस समय, मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता हूं, एक मिनट। उस समय अंबेडकर जी ने साइमन कमीशन से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग की थी 1928 में, जबकि मामला कुछ और ही था। वो आए थे, वो बहुत बड़ा मामला हो गया था, लाठीचार्ज हुआ, अपने उनकी लाला जी की मृत्यु हो गई, और फिर उसका बदला लिया,
लाहौर षड्यंत्र केस हुआ, फांसी हुई, अपने देखो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, इनको फांसी हुई, वो एक बड़ा मामला बन गया था। लेकिन उस समय भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग की गई थी डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। आप ये देखो, एक कराची अधिवेशन देख लो 1931 का। 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। उसमें राजनीतिक समानता का आह्वान किया गया था। तो राजनीतिक समानता क्या है? राजनीतिक समानता यही तो है कि सबको चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, सबके मतों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। यही तो होती है राजनीतिक समानता। तो ये एक संवैधानिक इतिहास रहा हमारे मताधिकार से संबंधित। अब अपन देखें कि संविधान में क्या प्रावधान कर रखा है। हम देखें इससे संबंधित अनुच्छेद 325 देखो, 326 है। ये दो प्रावधान हमारे इस मताधिकार से संबंधित है। क्या कहता है अनुच्छेद 325? ये कह रहा है कि संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए, किसके लिए? इसको थोड़ा अच्छे से समझना। देखो, संसद और राज्य विधानमंडल, संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचन नामावली होगी। निर्वाचन नामावली का मतलब इलेक्टोरल रोल, या साधारण भाषा में कहें तो वोटर लिस्ट, मतदाता सूची, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए। थोड़ा ध्यान देना यहां पर, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्या होगी? एक वोटर लिस्ट होगी। ये होना जरूरी है, वोटर लिस्ट या निर्वाचन नामावली, या इलेक्टोरल रोल कहते हैं इंग्लिश में। तो संसद है, तो संसद के लिए जैसे एक लोकसभा का क्षेत्र हो गया, वो उसका ये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हो गया, लोकसभा क्षेत्र को यहां पर। तो उस क्षेत्र के लिए एक वोटर लिस्ट होनी जरूरी है। ये भी षटकोण वाला लगा दिया। और आप राज्य विधानमंडल के लिए देखो, तो राज्य विधानमंडल में विधानसभा के चुनाव होंगे। विधानसभा में आपका जो, जैसे अपने राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा के 25 क्षेत्र हैं। तो उस राजस्थान की विधानसभा के मान लो जो एक क्षेत्र है, कोई सा भी 200 प्रादेशिक क्षेत्र है, प्रत्येक क्षेत्र की एक वोटर लिस्ट होनी चाहिए। प्रादेशिक क्षेत्र का मतलब लोकसभा, संसद के लिए लोकसभा, और राज्य विधानमंडल का मतलब विधानसभा। इनके लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक वोटर लिस्ट होनी चाहिए। हो गई वोटर लिस्ट। तथा धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने से नहीं रोका जा सकता, और ना ही किसी विशेष वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने का दावा कर सकता है कोई भी। यानी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग, ये 4 आधार दिए इसमें। इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और ये जो वोटर लिस्ट होगी, इसमें इनके आधार, इसमें नाम जुड़वाने के लिए इन 4 आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने से नहीं रोका जा सकता, यह लिखा है।
एक तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक वोटर लिस्ट होगी, निर्वाचन नामावली, ये सब मैं लिखवा दूंगा तरीके से ताकि आपको याद रहे, क्योंकि यहाँ मैं वोटर लिस्ट बोल रहा हूँ, वहाँ पर इलेक्टोरल रोल आ जाए या निर्वाचन नामावली आ जाए, जो भी है वो सारा लिखवा देंगे। तो इसमें नाम जुड़वाने के लिए एक तो वोटर लिस्ट होगी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, और इसमें नाम जुड़वाने के लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक तो ये इसमें लिखा है अनुच्छेद 325 में। अब देखो, जो वयस्क मताधिकार है उसका क्या रोल है, सोचा आपने? ये लोकतंत्र को एक बेस प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है, आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है। हम वोट डालने जा रहे हैं, हम अपना नेता चुनने जा रहे हैं, हम स्वतंत्रता पूर्वक वोट डालने जा रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं है, हम अपना नेता अपनी इच्छा से चुनने जा रहे हैं। तो है ना स्वाभिमान की बात। राजनीतिक समानता के सिद्धांत को लागू करता है। ये जो वयस्क मताधिकार है ये राजनीतिक समानता के सिद्धांत को लागू करता है। अल्पसंख्यकों को उनके हितों की रक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। अल्पसंख्यक वर्ग, कोई भी वर्ग, अल्पसंख्यक हो, जाति, समुदाय, कोई भी है, आप जिसको चाहते हो अपना नेता चुन सकते हो, आपको नेता चुनने का अधिकार दिया हुआ है, सीधी सी बात है। और जो कमजोर वर्ग है उनको उनकी विपरीत परिस्थितियों से निकलने की एक आशा जगाता है। कोई नेता आएगा, उनको गारंटी देगा, हम ऐसा करेंगे आपके लिए, ये उनको वोट देंगे, वो वोट लेने के बाद जीत जाता है, सत्ता में रहता है, तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करते हैं क्योंकि उनका वोट बैंक है वो। तो ये एक वयस्क मताधिकार के आधार पर ऐसा ऐसा होता है, ये हमारे लिए बहुत मूलभूत है। अब हम देखें आर्टिकल 326 को। इसमें क्या प्रावधान है 326 का में? इसमें है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए, वही बात है, उसमें संसद लिखा हुआ, विधानमंडल लिखा है 25 में, 26 में लिखा है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ठीक है, ये 326 पढ़ते हैं। लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा में निर्वाचन किस आधार पर होंगे? वयस्क मताधिकार पर होंगे। ये अनुच्छेद 326 में लिखा है। मताधिकार का आधार लिखा है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अधिकार मत, ये अनुच्छेद मत देने का अधिकार नहीं दे रहा है, ये सिर्फ ये कह रहा है ये अनुच्छेद कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन, या निर्वाचन मतलब चुनाव, वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। मतलब एक निर्धारित आयु कर दी जाएगी या कुछ निश्चित मापदंड बना दिए जाएंगे, अर्थात कुछ जो व्यक्ति हैं वो एक निश्चित योग्यता रखता हो। भाई वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, और जो व्यक्ति, जो मतदाता होगा वो एक निश्चित योग्यता रखता हो, वह किसी ऐसे निर्वाचन में मतदान के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। मतलब फिर स्पष्ट समझो, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात जो व्यक्ति, आगे जो हम योग्यताएं बताएंगे, वे योग्यताएं रखता है, कुछ योग्यताएं रखता है निश्चित, तो वह ऐसे चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। मतदाता के रूप में पंजीकृत, मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का, यानी वो व्यक्ति, उसका नाम वोटर लिस्ट में लिख सकते हैं अगर वो कुछ योग्यताएं पूरी करता है तो।
तो उस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में लिखा जा सकता है। भाई एक मतदाता के रूप में पंजीकृत कब होगा? जब उसका नाम मतदाता सूची में हो जाएगा। अब देखो इसके एक दो इसमें योग्यताएं वगैरह का वर्णन कर रखा है। सबसे पहले भारत का नागरिक हो, अगर वह भारत का नागरिक है और किसी भी विधानमंडल द्वारा, लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो संसद के द्वारा, राज्यों की विधानसभा का चुनाव हो रहा तो उस राज्य के विधानमंडल के द्वारा एक निश्चित तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। यानी अगर संसद ने या किसी राज्य के विधानमंडल ने एक निश्चित तिथि को 18 वर्ष की आयु निर्धारित कर दी, जैसे कर देते हैं ना कि 1 जुलाई को अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष का पूरा हो रहा है तो वो व्यक्ति मतदान दे सकता है। तो इसमें मतदान देने की बात नहीं है, इसमें भी ना 25 में ना 26 में, मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का प्रावधान है केवल। तो 18 वर्ष पूरी कर ली है किसी एक निश्चित तिथि को जो विधानमंडल तय करेगा। विधानमंडल कौन सा होगा? लोकसभा के चुनाव में संसद होगा, राज्य की विधानसभा के चुनाव में राज्य का विधानमंडल होगा। राज्य का विधानमंडल 1 सदनीय भी हो सकता है, 2 सदनीय भी हो सकता है। ये हो गई बात। और ये भी लिखा है कि अनिवास, चित्त विकृति, अनिवास, चित्त विकृति और अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर अयोग्य नहीं होना चाहिए। भ्रष्ट आचरण और लिख लो यहां, या अपराध लिख लो, अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर अयोग्य नहीं होना चाहिए। ये योग्यता है उसकी, अयोग्य नहीं होना चाहिए। यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होंगे और मतदाता के रूप में पंजीकृत कौन होगा? भारत का नागरिक हो, वो एक निश्चित तिथि को 18 वर्ष का पूरा हो रहा हो और उसमें ये अयोग्यता नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी? अनिवास, नॉन रेजिडेंस, चित्त विकृति, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, दिमाग काम नहीं करता, ये मान लो ना साधारण सा, सोचने समझने की शक्ति नहीं है। अपराध या भ्रष्ट आचरण का आधार पर कोई अयोग्य है तो वो मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं होगा। ये तो अनुच्छेद 325 और 26 हो गया। मतदान का अधिकार नहीं मिला है कोई से, में ये ध्यान रखना। अक्सर हमने देखा है, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है बहुत से एग्जाम में, मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है, और आंसर 326 को बहुत बार माना गया है। लेकिन वो पुराना समय था, आजकल नया समय, तकनीकी का युग है, तुरंत सबूत मिल जाएगा, हम तुरंत उस पर ऑब्जेक्शन लगा देंगे, क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। अब वो समय नहीं रहा, वो समय गया जिस समय था। अब बहुत विस्तार से और प्रश्न बनाने वाले को भी स्पेशल निर्देश होते हैं कि प्रश्न इस तरह का हो जिसमें कोई कोर्ट में ना जाना पड़े, जल्दी से फैसला हो जाए, मतलब कोई भी विवादित प्रश्न नहीं देना है, ऐसे निर्देश होते हैं। फिर भी बहुत से मैटर होते हैं जो कोर्ट में जाते हैं, लेकिन अब हमें यह ध्यान रखना है 326 में भी मतदान का अधिकार नहीं मिला है। और क्या ये मतदान का जो अधिकार है ये मूल अधिकार है? नहीं, ये कानूनी अधिकार है। मतदान का एक कानूनी अधिकार है और मतदान के अधिकार का वर्णन संविधान में नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से समझ लो, मतदान का अधिकार संविधान में नहीं दिया हुआ है। मतदाता के रूप में
पंजीकृत होने का दिया है कि आप उसमें पंजीकृत हो सकते हो, वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखवा सकते हो। अनुच्छेद 325 और 326 के मामले में बिल्कुल ध्यान रखना कि केवल मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का वर्णन किया गया है। मतदान का अधिकार अलग जगह पर मिला हुआ है। कहां मिला हुआ है? मतदान का अधिकार यहां मिला हुआ है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इसकी धारा है 62। इस 62 नंबर धारा में मतदान का अधिकार मिला हुआ है। यह भी ध्यान रखना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 है उसमें मताधिकार पर प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। चलो पढ़ते हैं, तो इसको ही पढ़ लेते हैं फिर। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसकी धारा 62 में मत देने का अधिकार मिला हुआ है। क्या मिला हुआ, क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में अर्थात वोटर लिस्ट में उस समय लिखा हुआ नहीं है तो वह निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का हकदार नहीं होगा, और अगर लिखा हुआ है तो मत देने का हकदार होगा। यानी अगर वोटर लिस्ट में जिस क्षेत्र में आप मतदान करने जा रहे हो उस क्षेत्र की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं लिखा है तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। यह लिखा हुआ है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। तो ये अधिकार नहीं होगा वो भी उसमें लिखा है, और होगा वो भी उसमें लिखा है। अगर नाम है तो हमें मतदान का अधिकार है। एक तो ये बात लिखिए। फिर इसमें कुछ प्रतिबंध भी है। इस पर उचित प्रतिबंध क्या लगा रखा है? इसमें 2 नंबर पॉइंट डाल के लिख रखा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की जो 1951 की धारा है 62, उसमें पहले तो ये लिख दिया नंबर 1 पे तो कि मतदाता सूची में, थोड़ा सा स्पष्ट समझ लेते, मतदाता सूची में नाम है तो वो वोट डाल सकेगा और नहीं है तो नहीं डालेगा। अगर उसका उस सूची में नाम नहीं है तो नहीं डाल सकता, मतदान का अधिकार नहीं है, और उस सूची में नाम है तो वो उसको मतदान का अधिकार ही है। 1 नंबर पे ये लिखा है। 2 नंबर पे ये लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, अगर कोई व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में दी गई अयोग्यताओं के तहत वो अगर अयोग्य है तो मत नहीं देगा। यानी इसके 1951 वाले अधिनियम में यह लिखा है 2 नंबर पे कि अगर कोई व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 में जो अयोग्यताओं का वर्णन कर रखा है उसके तहत अगर अयोग्य है तो मतदान का अधिकार उसको नहीं होगा, वो मत नहीं देगा। चलो जी ठीक है। अब 1950 पे आ जाते हैं कि 1950 में क्या लिखा हुआ है। जब हमने 51 पढ़ लिया तो 50 भी पढ़ लेते हैं। ये लो, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 धारा 16 क्या है? मतदान से संबंधित अयोग्यताएं। 1950 की जो अधिनियम है, देखो पहले 1950 में संसद के द्वारा यह अधिनियम बनाया गया चुनावों से संबंधित। उसके बाद 51 में फिर और बड़े संशोधन कर दिए। संसद के द्वारा बनाए हुए कानून है ये संविधान नहीं है। तो 1951 में जब कानून बनाया तो जो 1950 में लिखा था उसको वहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ी अलग से।
उसमें वहां ये लिख दिया कि जहां पर अगर 1950 के लोक प्रतिनिधि अधिनियम की जो धारा 16 है उसमें जो अयोग्यता का वर्णन है उसके तहत अगर अयोग्य है तो मतदान का अधिकार नहीं होगा। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 को पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें मतदान के अधिकार की अयोग्यताओं का वर्णन किया गया है। सबसे पहले क्या है? नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, क्या है यह व्यक्ति? भारत का नागरिक नहीं है तो वह क्या होगा? अयोग्य है। दूसरा, विकृत चित्त है, विकृत चित्त है, न्यायालय की एक सक्षम न्यायालय कोई भी हो उसकी घोषणा हो और उसमें उस व्यक्ति को विकृत चित्त घोषित कर रखा है तो वो व्यक्ति भी मतदान का अधिकार नहीं रखता है, ये अयोग्यता है। नंबर 3, भ्रष्ट आचरण, चुनाव से संबंधित कोई भी मुद्दा आया हो उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हो या कोई और अपराध किया हो उसमें उसको दोषी माना गया है, दोषी मानते हुए उसको मतदान के अधिकार से वंचित कर रखा है। निर्वाचन के संबंध में यानी चुनाव के मामले में भ्रष्ट आचरण और या फिर कोई भी अन्य अपराध से संबंधित कोई कानून बना हुआ है, उस कानून के प्रावधानों के तहत मतदान करने के लिए उसको अयोग्य ठहराया गया है तो वो व्यक्ति चुनाव में वोट नहीं डाल सकता। ठीक है, एक तो ये होगी अयोग्यता। अब दूसरी क्या है? नंबर 2, यानी रजिस्ट्रीकरण होता है। हमारे संविधान में जो पंजीकृत शब्द है उसको हिंदी में रजिस्ट्रीकरण ही लिख रखा है सीधा सा, यानी पंजीकृत के बाद अर्थात वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति, ये जो ऊपर हमने लिखवाई है अयोग्यताएं, इनके तहत अयोग्य हो जाता है तो उसका नाम मतदाता सूची से तत्काल काट दिया जाएगा। इसमें क्या लिखा है कि उपरोक्त ये जो प्रावधान है अयोग्यता है, अगर किसी व्यक्ति जैसे पंजीकृत हो गया, किसी का नाम मतदाता सूची में लिख दिया गया, उसके बाद वह इन आधारों पर अपराधी घोषित हो गया या उसका वो मतदान का अधिकार छीन लिया गया है तो मतदाता सूची से उसका नाम काट दिया जाएगा। और अगर उसकी अयोग्यता समाप्त हो जाती है तो फिर उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। एक तो इसमें यह प्रावधान है। तो ये तो था 1950 का अधिनियम। अब अपन वापस चलते हैं 1951 के अधिनियम में। इसमें पढ़ते हैं तो तीसरा पॉइंट क्या है? इसमें तीसरा पॉइंट यह है 1951 के अधिनियम में कि जो कोई भी साधारण चुनाव हो रहा है उसमें कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मत नहीं देगा। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मत नहीं देगा और यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा कर दिया तो उसके सभी निर्वाचन क्षेत्र के मत 0 होंगे। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में वोट नहीं डालेगा, डाल दिया तो दोनों या दोनों तीनों चारों जहां जहां उसने वोट डाला है वहां वहां सारे उसके मत 0 काउंट होंगे, मतदान उसका मत नहीं गिना जाएगा।
हो गया। नंबर 4, 1951 के अधिनियम में चौथा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि किसी चुनाव में कोई भी व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक बार वोट नहीं देगा। एक, ये ध्यान रखना, अलग अलग है। एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक वोट नहीं देगा। यहां तो था एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में वोट नहीं देगा, यहां है एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार वोट नहीं देगा, चाहे उसका नाम वोटर लिस्ट में 2 बार 3 बार 4 बार लिखा हो, कितने बार लिखा हो, वोट एक बार ही डाल सकता है एक आदमी। उसी व्यक्ति का नाम, कई बार क्या है, गलती से 2 बार नाम लिख दिया जाता है, 2 बार लिख दिया, फिर वो उसको डिलीट नहीं कर पाए, इतने टाइम में चुनाव आ गया, हो जाती है गलतियां। गलतियां हो गई कोई बात नहीं पंजीकृत करते टाइम, लेकिन एक व्यक्ति का वोट एक निर्वाचन क्षेत्र में एक बार ही डलेगा, 2 बार नहीं डलेगा, चाहे उसका नाम वोटर लिस्ट में 10 बार है। अगर उसने एक से अधिक वोट दिया तो उस निर्वाचन क्षेत्र में उसके सभी मत क्या हो जाएंगे? 0। उसके मतों को काउंट नहीं किया जाएगा। वो बात अलग है, इन बातों को धरातल पे लागू करना बड़ा मुश्किल काम है। नियम बने हुए हैं, लेकिन उसको साबित करना, ये सब एक थोड़ा सा क्रिटिकल मामला है। तो हो सकता है ऐसा होता हो, लेकिन ये कानून बना हुआ है, अगर ये साबित होता है ऐसा तो उसके मत काउंट नहीं होंगे। एक और पॉइंट लिखा हुआ है, यहां लिख देता हूं। क्या पॉइंट है? कि कोई व्यक्ति मान लो जेल में बंद है या पुलिस कस्टडी में, कानूनी रूप से उसको पुलिस कस्टडी में ले रखा है, तो वो वोट नहीं दे सकता। कारावास में बंद है या पुलिस अभिरक्षा में है, कानूनी रूप से पुलिस अभिरक्षा में है, पुलिस कस्टडी में है, तो वोट नहीं देगा, उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। यह भी ध्यान रखना है। परंतु निवारक निरोध के अधीन व्यक्ति डाक मत पत्र से वोट डाल सकता है। निवारक निरोध क्या होता है? यानी अपराध करने से पहले ही किसी को हिरासत में लिया जाना निवारक निरोध कहलाता है। आगे इसको भी पढ़ेंगे मूल अधिकारों में। तो ये हमारा 1950 और 51 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम था। तो ये हमें बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से इनका बार बार रिवीजन करना है। इसमें तकनीकी आपसे गलती हो सकती है, ठीक है। अब बात आती है कि मतदान की आयु कितनी है और अन्य देशों में कितनी है। तो हमें ज़्यादा दूसरे देशों की बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देखें तो मोटा मोटा ज़्यादातर देशों में वर्तमान में 18 साल ही है। हो सकता है किसी में 25 भी हो, 21 भी हो, 20 भी हो, वो अलग मैटर है। अधिकतर देशों में 18 साल है, भारत में भी 18 ही है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 326 है, जब संविधान बना तो उसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में चुनाव कराने के लिए 21 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले व्यक्ति को मतदान का अधिकार दिया गया था। कितना दिया गया था? 21। लेकिन क्या हुआ? 61वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1989 में हुआ। और मतदान की आयु घटाकर कितनी कर दी? 18 कर दी। पहले कितनी थी? 21 थी। और ये 61वें संविधान संशोधन आजकल धारा और पूछने लग गए। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988, ये अधिनियम तो 1988 आएगा, हाँ ये ध्यान रखना।
इसकी धारा 2 के तहत 28 मार्च 1989 से ये मतदान की आयु लागू की गई है घटाकर। कब से की है ये? 28 मार्च 1989। अधिनियम का नाम 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। और कब लागू हुआ ये? 28 मार्च 1989 को। तो 28 मार्च के बाद 1989 से मतदान की आयु घटकर 18 वर्ष कर दी गई। अब चुनाव कौन कराता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? भारतीय निर्वाचन आयोग, इसने चुनाव कराए होंगे पहले। कोई भी जब चुनाव होंगे तो उससे पहले चुनाव कराने वाली संस्था का निर्माण होगा। 1951-52 में चुनाव हुए, तो उससे पहले 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950। और 25 जनवरी को आप जानते भी होंगे, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं हम। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। हो गया ये लगभग हमारा। एक दो बातें और देख लेते हैं। एक चुनाव आयोग से संबंधित ही एक स्वीप कार्यक्रम चलाया गया है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। SVEEP, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता, ये इसका हिंदी अर्थ है। क्या काम किया इसने, या ये स्वीप कार्यक्रम के तहत क्या हुआ? लोगों को जागरूक किया गया। बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं गांव में, नुक्कड़ नाटक है या कोई और जागरूकता रैली है, बच्चों की है, स्कूल के माध्यम से है, कोई रंगोली कार्यक्रम, कितने कार्यक्रम कराए जाते हैं। तो देखो उसका परिणाम ये हुआ कि जिस लोकसभा के लिए शुरुआत में बहुत कम मतदान होते थे, 2019 में 67.11 67.11% मतदान हुआ था। इस स्वीप कार्यक्रम के तहत ही हुआ था। वो मतदाताओं को जागरूक किया लोगों ने। हालांकि कई बार और भी बहुत सारे कारण हो जाते हैं, जैसे अभी अभी चुनाव हुए हैं लोकसभा के, इतना मतदान नहीं हो पाया। अब एक दो देशों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस किस देश को कब कब मिला? तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं न्यूजीलैंड का नाम आता है। ये है 1893। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान कर दिया गया था न्यूजीलैंड में। उसके बाद ब्रिटेन है 1928। ये देखो डेवलप कंट्री है और बहुत बहुत से देशों पर राज किया है, लेकिन फिर भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1928 में दिया है। श्रीलंका 1931। श्रीलंका 1931। भारत है अपना 1950। पाकिस्तान है 1956। पाकिस्तान का संविधान 1956 में बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय दिया। हमारा तुरंत ही तैयार हो गए थे, वो लोग अच्छे से इस काम को व्यवस्थित रूप से नहीं कर सके। फिर है अमेरिका, ये याद रखने की बात है। अमेरिका 1965। देखिए
भारत के बाद में दिया है अमेरिका ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। कितनी बड़ी बात है। स्विट्जरलैंड में 1971 में, यह भी प्रश्न बहुत बार आया है पहले, 1971। अब अमेरिका पे देखें थोड़ा सा कि अमेरिका में आपने पढ़ा होगा महिलाओं को मताधिकार तो 1920 में मिल गया था। कब मिला महिलाओं को? 1920। लेकिन हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की परिभाषा पढ़ी थी। क्या था उसमें? किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सबको एक निश्चित आयु के बाद अधिकार प्राप्त है तो ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। और अमेरिका में 1965 में अश्वेत लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया। अश्वेत, गोरे काले चमड़ी के आधार पर भेदभाव वहां पर 1965 तक था। और उसका प्रभाव सीधा सीधा देखो कि हमने देखा 2008-9 में वहां के जो राष्ट्रपति बने थे बराक ओबामा, पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ये उस भेदभाव का ही नतीजा है, नहीं तो पहले भी बन सकते थे। और अभी तक शायद वही बने, और तो कोई है नहीं, सब उसी प्रजाति के हैं दूसरी की। तो अश्वेत लोगों को 1965 में मिला है, उससे पहले अश्वेत लोगों को मतदान का ही अधिकार नहीं था। ये देखो कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब उन लोगों के साथ कितना अत्याचार हुआ होगा या कितना भेदभाव झेलना पड़ा होगा उनको। जो मतदान का अधिकार नहीं है तो फिर क्या है? आप अपना नेता चुन नहीं सकते, आपको कोई अधिकार नहीं। जब आपकी सरकार ही ऊपर नहीं है तो आपके लिए काम कौन करेगा? आप किसी का वोट बैंक ही नहीं है। आज तो देखो ना, पूरी राजनीति ही वोट बैंक पर केंद्रित हो गई है। फिर चाहे गलत डिसीजन लेना पड़े अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, लेकिन पार्टियां लेती है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका इस मामले में हमसे काफी पीछे रहा। भारतीय संविधान में एक बहुत बड़ा, मैं तो कहता हूं बहुत ऐतिहासिक निर्णय था जो संविधान निर्माताओं ने हम लोगों को वो गिफ्ट दिया 1950 में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का। तो ऐसा ही ब्रिटेन में था। ब्रिटेन में भी 1918 में महिलाओं को दिया गया, लेकिन कुछ सीमित महिलाओं को अधिकार दिया गया, सबको नहीं दिया गया मत का अधिकार। धीरे धीरे फिर उन्होंने पुरुषों को अधिकार दिया और 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को अधिकार दिया। ऐसा कई उन्होंने अंतर कर रखा था। तो वो 1928 में उन्होंने सबको बराबर दिया था। तो साथियों, इसको अब लिखेंगे। इसके बाद एक विशेषता बचती है, त्रिस्तरीय सरकार, लेकिन उसको हम विशेषताओं में नहीं पढ़ेंगे। वो टॉपिक अलग से ही हमारे सिलेबस में है, इसको वहीं पढ़ेंगे। बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है त्रिस्तरीय सरकार। अपने आप में एक, ये मान लो ना, हम 3 स्तर की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य स्तर की सरकार और स्थानीय सरकार। तो ये तो एक सरकार है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आगे पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में है, तो इसको वहां पढ़ेंगे। और अब आप हेडिंग डालो, लिखना शुरू करो। मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छे से इसको समझा है और अब इसमें कोई प्रश्न आप गलत नहीं करोगे। हेडिंग डालो, भारतीय संविधान की विशेषताओं में जो नंबर चला हुआ है, नंबर 18, 20, 22 जो भी चल रहा है आपका, उसमें डालो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज लिख लो, भारतीय संविधान के अनुसार लिख लो। फ्रेंचाइज लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। इसमें लिखो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, आय, संपत्ति, कर या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना एक निश्चित आयु को मत देने का अधिकार प्राप्त होना है। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालो, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसमें लिखो ब्रिटिश शासन में
1909 के एक्ट के द्वारा अर्थात मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को लागू किया गया, जिसने ये रहा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पद्धति को लागू किया, जिसने भारत के विभिन्न संप्रदायों को एक दूसरे का विरोधी बना दिया था। नेक्स्ट, इसलिए हमारे संविधान में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अंत करके वयस्क मताधिकार के आधार पर संयुक्त प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाया है, संयुक्त प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाया है। नेक्स्ट, 1950 से पहले लगभग 13-14% भारतीयों को मतदान करने की अनुमति थी। नेक्स्ट, संविधान विधेयक 1895 प्रत्येक नागरिक को स्थानीय विधान परिषद और संसद में सदस्य चुनने के लिए एक वोट डालने का अधिकार प्रदान करता था। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग की गई थी। नेक्स्ट, 1928 में ही डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने साइमन कमीशन से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग की थी। नेक्स्ट, कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1931 में राजनीतिक समानता का आह्वान किया था। नेक्स्ट, अनुच्छेद 325, इसमें लिखूं, संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचन नामावली, ब्रैकेट में लिख सकते हो इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल अर्थात वोटर लिस्ट होगी और धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी को निर्वाचक नामावली में निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने से नहीं रोका जा सकता और ना ही किसी विशेष निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने का दावा कर सकता है। यह अनुच्छेद 325। आगे लिखो अनुच्छेद 326, इसमें लिखो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात जो व्यक्ति निम्नलिखित योग्यता रखता है वह ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। 25-26 में भी अंतर कर लेना अपने हिसाब, जब बार बार रिवीजन करोगे तो हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना मतदान का अधिकार यहां नहीं मिला हुआ है, वो 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में मिला है। तो इसमें लिखो नंबर 1 भारत का नागरिक हो, नंबर 2 किसी उचित विधानमंडल द्वारा निर्धारित
एक निश्चित तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 18 वर्ष का प्रावधान 326 में ही है, ये ध्यान रखना, कभी इसको 1951 का अधिनियम कर दो। तथा अनिवास चित्त विकृति लिखा हुआ है कहीं? हाँ ये रहा। एनिवास के ब्रैकेट में आप लिख लो नॉन रेजिडेंस, फिर लिखो कोमा लगा के चित्त विकृति, इसमें लिख लो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, फिर कोमा लगाओ, लिखो अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अयोग्य नहीं हो। नेक्स्ट एक नोट लगा के लिखो, नोट मताधिकार एक कानूनी अधिकार है, ना कि मूल अधिकार। देखो अधिकारों को 3 कैटेगरी में हमने इससे पहले वाले 1-2 लेक्चर में समझाया है, मौलिक अधिकार वाले में समझाया था, तो वहां पर इसको जान लें कि कौन सा मौलिक अधिकार है, कौन सा कानूनी अधिकार है, कौन से कानूनी अधिकार का वर्णन संविधान में, कौन से का नहीं। तो मताधिकार का वर्णन, ये कानूनी अधिकार है जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, संसदीय अधिनियम में है। तो ये हो गया। अब आगे लिखो, ध्यान रहे, स्पेशल लिखवा रहा हूं मैं, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ध्यान रहे अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326 में केवल मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का वर्णन किया गया है। मत देने का अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 के तहत मिला हुआ है। ये रहा, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 62 के तहत मिला हुआ है। नेक्स्ट लिखो, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मताधिकार पर उचित प्रतिबंध भी लगाए हैं। ठीक है, आगे लिखो, लोक प्रतिनिधि, हेडिंग डालो, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62, अपन 62 को पढ़ेंगे अब। ये नहीं, बहुत बड़ा अधिनियम है, कई पेज का है, हो सकता है 60-70 पेज, मुझे याद नहीं, बाकी हाँ सैकड़ों पेज हो सकते हैं। उसका अध्ययन आपको नहीं करना है, आपको मोटी मोटी बातें हम बता देंगे, आप सिर्फ इनको लिख लो, यही बहुत ज्यादा है, इतना भी कोई नहीं लिखवाता है। तो इसमें लिखो, मत देने का अधिकार, राइट टू वोट, ये भी एक हेडिंग हो गई। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 अपने आप में ये हेडिंग हो गई, उसमें एक हेडिंग और लिख लो, मत देने का अधिकार, और फिर एक नंबर डाल के लिखो, कोई भी व्यक्ति जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में, निर्वाचक नामावली का मतलब वोटर लिस्ट में, उस समय, भाई निर्वाचक कौन है? जो निर्वाचित करे किसी को, तो निर्वाचक यानी मतदाता, तो मतदाता लिस्ट, मतदाता सूची, निर्वाचक नामावली, वोटर लिस्ट एक ही बात है। मैं हिंदी शब्द लिखवा रहा हूं, आप इसको अपने याददाश्त के लिए कहीं भी ओब्लिक करके लिख लो कि इसका मतलब ये, निर्वाचक नामावली में उस समय प्रविष्ट नहीं है तो वह उस निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का हकदार नहीं होगा, और अगर उसका नाम है तो मत देने का हकदार होगा।
तो इस लाइन से वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। नेक्स्ट लिखो नंबर 2 डाल के, कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 के तहत अयोग्य हो जाता है तो वह मत नहीं देगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 के तहत अयोग्य हो गया है तो वह मत नहीं देगा। अब चलो इस पर चलते हैं, 1950 पर ही चलते हैं अपन। ये रहा, कहां गया, ये रहा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 धारा 16। इसमें क्या लिखा हुआ है, हेडिंग डाल लो, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा के तहत निम्नलिखित अयोग्यताओं का यानी डिस्क्वालिफिकेशंस का वर्णन किया गया है। नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति, इसमें ए डाल के, भारत का नागरिक नहीं है। नंबर 2, ये तो तीनों लाइन के साथ आएगा अलग अलग। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो अयोग्य है। यदि कोई व्यक्ति विकृत चित्त है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है। यह हो गया इसमें 2 नंबर। 3 नंबर, निर्वाचन के संबंध में, निर्वाचन, यदि कोई व्यक्ति, तो हर बार एक बार लिखवा दिया, बार बार लिखवाने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से संबंधित किसी कानून के प्रावधानों के अधीन मतदान करने के लिए उस समय अयोग्य है। यानी और भी कोई कानून हो सकता है जिसके तहत उसको अयोग्य ठहराया हो तो भी मत नहीं देगा। हो गया नंबर 2। अच्छा, हमने यहां नहीं लिखा इसके बारे में, लिख लो, कोई बात नहीं। पंजीकरण के बाद, अर्थात वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त तरह से अयोग्य हो जाता है, उपरोक्त मतलब ये इन तरीकों से कोई अयोग्य हो जाता है तो उसका नाम मतदाता सूची से तत्काल काट दिया जाएगा। परंतु अगर उसकी अयोग्यता समाप्त हो जाती है तो तत्काल उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। अब ये हो गया हमारा 1950 का। अब 1951 पे वापस चलते हैं। दो पढ़ लिया था हमने, तीसरा लिखो, साधारण चुनाव में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मत नहीं देगा और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके सभी निर्वाचन क्षेत्र के मत शून्य होंगे। नेक्स्ट, नंबर 4, किसी चुनाव में कोई भी व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक बार वोट नहीं देगा, चाहे उसका नाम निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार पंजीकृत हो। अगर उसने एक से अधिक बार वोट दिया तो उस निर्वाचन क्षेत्र में उसके सभी मत शून्य होंगे। नेक्स्ट, नंबर 5, पांच को रहने दो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आगे लिखो, मताधिकार की आयु विभिन्न देशों में
मतदान की आयु अलग अलग है। हेडिंग डालो मताधिकार की आयु, उसमें लिखो विभिन्न देशों में मतदान की आयु अलग अलग है, लेकिन ज्यादातर देशों में मतदान की आयु 18 वर्ष है। नेक्स्ट, भारतीय मूल संविधान के, मूल संविधान का मतलब जब 1950 में बना था, तैयार हुआ था, लागू किया था। भारतीय मूल संविधान के अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में चुनाव कराने के लिए 21 वर्ष या उससे अधिक के सभी व्यक्तियों को मतदान का अधिकार दिया गया था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 की धारा 2 के द्वारा 28 मार्च 1989 से मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट, 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2009 में स्वीप नाम से एक कार्यक्रम चलाया था। स्वीप नाम से एक कार्यक्रम चलाया था। इसका पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख लो, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो, स्वीप की फुल फॉर्म सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता। नेक्स्ट, इसके परिणाम स्वरूप 2019 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 67.11% मतदान हुआ, जो कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ है लोकसभा में। नेक्स्ट, हेडिंग डालो अन्य देशों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसमें केवल देश का नाम और सन लिख लो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूजीलैंड 1893, ब्रिटेन 1928, श्रीलंका 1931, भारत 1950, पाकिस्तान 1956, अमेरिका 1965, स्विट्जरलैंड 1971। इनसे संबंधित पहले भी प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए इनको हमने लिखवा दिया। नेक्स्ट, नोट, अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार 1920 में प्राप्त हुआ था, लेकिन 1965 में अश्वेत लोगों को भी मताधिकार प्राप्त हुआ, इसलिए 1965 में सार्वभौमिक मताधिकार लागू हुआ। तो ये हमारा आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त हुआ। भारतीय संविधान की विशेषताओं को हमने अच्छे से पढ़ा। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, हर बड़े से बड़े एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। और साथियों, बार बार रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और कोई विकल्प नहीं है। जो गलतियां होती है वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में, वो रिवीजन की कमी के कारण होती है। पढ़ा हुआ सब कुछ लगता है और ऑप्शन में अंतर करना हम भूल जाते हैं, गलती होती है। धन्यवाद।